आज हम लोग अपना मार्केट वाला टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने मार्केट टॉपिक स्टार्ट किया था और मार्केट क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया था, मार्केट की डेफिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। और जो बाज़ार का वर्गीकरण प्रकार, तो इसमें हम लोगों ने स्थानीय क्षेत्र के आधार पर जो बाज़ार के प्रकार होते हैं उनको भी पूरा कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी, ये सब हम लोग पूरा कर चुके थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। समय के आधार पर जो बाज़ार होते हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया। तो समय के आधार पर कौन कौन से होते हैं? दैनिक या अल्पकालीन बाज़ार होते हैं, अल्पकालीन बाज़ार और अति दीर्घकालीन बाज़ार होते हैं, साथ ही दीर्घकालीन बाज़ार होते हैं। समय के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के बाज़ार थे। दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार कौन से होते हैं? यह वह बाजार है जिसमें वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के बाजार में पूर्ति स्थिर रहती है, भले ही मांग घटे या बढ़े। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? ऐसे बाजार दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार होते हैं। परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, अतः यह बाजार पूर्ण रूपेण वस्तु की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करता है। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? ऐसे बाजार दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाएं। अल्पकालीन बाजार कौन से थे? तो इस प्रकार के बाजार की अवधि अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा कुछ हद तक क्या होती थी? अधिक होती थी। इसमें वस्तुओं की पूर्ति में कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता था। मतलब जो अति अल्पकालीन थे उससे थोड़ी सी ज़्यादा अवधि का होता था और इसमें कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है। मांग और आपूर्ति को लेकर कुछ हद तक इसमें परिवर्तन किया जा सकता था तथा वस्तुओं की पूर्ति को एक सीमा तक घटाया व बढ़ाया जा सकता था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है, वस्तुओं की पूर्ति की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कौन से बाजार होते हैं? तो ऐसे बाजार अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दीर्घकालीन बाजार कौन से होते हैं। तो दीर्घकालीन बाजार में उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वह वस्तु के मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन कर सके। तो मतलब जो दीर्घकालीन बाजार होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो इतना लंबा होता है कि उनको इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो उस जो मांग जो पूर्ति है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तित मांग को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें जो मांग होती है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है और जिसमें समय ज़्यादा होता है? तो वो दीर्घकालीन बाजार होते हैं। इस अवधि के मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य या सामान्य मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। तो उस अवधि का जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घकालीन मूल्य या सामान्य मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। और ऐसे बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? जैसे कि साड़ी, चावल, चीनी, अनाज, दालें। तो इन सब चीज़ों के जो बाजार होते हैं वो दीर्घकालीन बाजार होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उनमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध होती हैं। कौन से बाजार में? दीर्घकालीन बाजार में। अति दीर्घकालीन बाजार कौन से? ऐसे बाजार जो दीर्घकालीन बाजार से भी ज़्यादा समय तक लगते हैं तो वो बाजार अति दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं। यह वह बाजार है जिसमें समय अवधि इतनी लंबी होती है कि न केवल पूर्ति के पक्ष में परिवर्तन होते हैं वरन मांग में भी परिवर्तन होता है। तो जो दीर्घकालीन बाजार थे उसमें केवल पूर्ति के पक्ष में परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन अति दीर्घकालीन बाजार में मांग के पक्ष और पूर्ति के पक्ष दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अति दीर्घकालीन बाजार को काल निरपेक्ष मूल्य भी कहते हैं। तो ऐसे कौन से बाजार हैं जिनको काल निरपेक्ष मूल्य के नाम से भी जाना जाता है? तो वो अति दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं। और ऐसे बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं? जैसे दालें, वस्त्र, फल, सब्जियां, मसाले, दवाइयाँ आदि। तो इन बाजारों में ये सब जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध होती हैं। तो ये वह बाजार है जिसमें समय अवधि इतनी लंबी होगी कि न केवल कुछ पूर्ति के पक्ष में परिवर्तन बल्कि मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में परिवर्तन किया जाता है। वो बाजार अति दीर्घकालीन बाजार कहलाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बिक्री कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बिक्री और कार्य के आधार पर जो बाजार का वर्गीकरण है वो बाजार को कितने भागों में बांटता है? तो पहला है सामान्य या मिश्रित बाजार, दूसरा है नमूनों द्वारा बिक्री बाजार, तीसरा है विशिष्ट बाजार और चौथा है श्रेणीकरण द्वारा बाजार। तो बिक्री व कार्य के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य या मिश्रित बाजार, दूसरा है नमूनों द्वारा बिक्री बाजार, तीसरा है विशिष्ट बाजार और चौथा है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री बाजार। तो पहला देखते हैं, पहला है सामान्य या मिश्रित बाजार। ये बाजार कौन से होते हैं? जब एक बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो इसीलिए इस बाजार का नाम क्या होता है? मिश्रित बाजार इसे कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं।
सामान्य या मिश्रित बाजार कहते हैं ऐसे बाजार में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। वो कोई भी चीज़ ऐसी सभी चीज़ें बाजार में उपलब्ध होती हैं जो उपभोक्ता की दृष्टि से आवश्यक होती। तो ऐसे बाजार जिसमें सभी वस्तुएं खरीदी व बेची जा सकती हैं। और ऐसे बाजार कौन से बाजार कहलाते हैं? ऐसे बाजार सामान्य या मिश्रित बाजार कहलाते हैं। जैसे कि खाद्यान्न, इन बाज़ारों में खाद्यान्न, दालें, वस्त्र, फल, सब्जियां, मसाले आदि सभी चीज़ें जो होती हैं वो उपलब्ध होती। इसी कारण इन बाज़ारों को सामान्य या मिश्रित बाजार कहा जाता है, क्योंकि इन बाज़ारों में कोई एक विशेष वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती बल्कि सभी वस्तुएं उपलब्ध होती। इस कारण ये बाजार सामान्य या मिश्रित बाजार कहलाते हैं। अगला है विशिष्ट बाजार। तो विशिष्ट बाजार कौन से होते हैं? जब किसी बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं तो उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार जिसमें केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, तो ऐसे बाजार केवल वो विशिष्ट बाजार कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे बाजार जो होते हैं वो विशिष्ट बाजार कहलाते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक विशिष्ट सामान ही उपलब्ध होता है। जैसे कि अनाज मंडी, जो अनाज मंडी लगती है तो उसमें क्या होता है? केवल अनाज ही मिलता है, हर तरीके का अनाज मिलेगा और कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तेल मंडी जो लगेगी उसमें केवल तेल मिलता है, हर तरीके का तेल मिलेगा और कोई भी वस्तु उसमें नहीं मिलती है। इसी प्रकार से रुई मंडी, कपड़ा बाजार आदि। तो ये ऐसे बाजार हैं जिसमें केवल जो बाजार जिस नाम से लगता है उसमें केवल वही वस्तु उपलब्ध होती है, तो ऐसे बाजार विशिष्ट बाजार कहलाते हैं। अगला है नमूनों द्वारा बिक्री। तो नमूनों के द्वारा बिक्री वाला बाजार कौन सा होता है? जब किसी बाजार में नमूनों के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तब उसे नमूनों द्वारा बिक्री कहते हैं। तो ऐसे बाजार जिसमें पूर्णतः वह वस्तु उपलब्ध नहीं होती बल्कि उसका एक सैंपल उपलब्ध होता है और उसी सैंपल के आधार पर जो बिक्री है वो होती है, तो ऐसे बाजार क्या कहलाते हैं? ऐसे बाजार नमूनों द्वारा बिक्री बाजार कहलाते हैं, जिसमें जो वस्तु है वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होती बल्कि सैंपल के रूप में उस वस्तु की थोड़ी सी मात्रा रखी जाती है और अगर उपभोक्ता को वो वस्तु पसंद आती है तो वो उसी के आधार पर उसे अधिक मात्रा में क्रय करता है। तो ऐसे बाजार कौन से कहलाते हैं? नमूनों द्वारा बिक्री वाले बाजार कहलाते हैं। अगला है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री बाजार। तो ये बाजार कौन से होते हैं? बहुत सारी वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता एवं किस्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों एवं ग्रेडों में विभाजित कर दिया जाता है तथा श्रेणी के आधार पर इनके अलग अलग नाम, ट्रेड चिन्ह या मार्क दे दिए जाते हैं। क्रेता वस्तु के ग्रेड, नाम, मार्क या ISI मार्क के आधार पर ही वस्तुओं को क्रय कर लेता है। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? श्रेणीकरण द्वारा बिक्री बाजार होते हैं, जिसमें एक वस्तु कई श्रेणियों में विभाजित कर दी जाती है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी उसको अलग कर दिया जाता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी, तो ऐसी कई सारी श्रेणियां बनाई जाती हैं। उनकी गुणवत्ता और किस्म भी अलग अलग होती है और उनमें जो ट्रेड चिन्ह या मार्क होते हैं वो भी अलग अलग विभाजित करके बनाए जाते हैं। तो ऐसे बाजार में जो क्रेता वस्तु के ग्रेड, नाम, मार्क या ISI मार्क के आधार पर ही वस्तुओं को क्रय कर लेता है, तो ऐसे बाजार श्रेणीकरण द्वारा बिक्री बाजार कहलाते हैं। अब बाजार का अगला टाइप है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और तीसरा है एकाधिकार बाजार। तो प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और तीसरा है एकाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार कौन से होते हैं? जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तथा उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो व उनमें वस्तुओं को खरीदने में बेचने के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। तो ऐसे बाजार जिसमें बहुत सारे खरीदने वाले क्रेता और बेचने वाले विक्रेता होते हैं और जिनमें जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनमें उनको क्रय और विक्रय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है और उनमें आपस में क्या होती है? वस्तुओं को खरीदने और बेचने में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऐसे बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार मात्र कोरी कल्पना है, मतलब ऐसे बाजार तो ऐसा संभव नहीं है कि जितने क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको सबको खरीदने, क्रय और विक्रय करने के बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो ऐसे बाजार क्या है? मात्र एक कोरी कल्पना है। तो ऐसे कौन से बाजार हैं जिनमें क्रेता एवं विक्रेता को क्रय और विक्रय से संबंधित पूरी जानकारी होती है? तो ऐसे बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं।
और ये बाजार प्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप से अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। ये मात्र केवल क्या है, एक कोरी कल्पना मात्र है। अगला है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के तत्वों का अभाव होता है उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। मतलब ऐसे बाजार जिसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है, किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती है और उसमें जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको क्रय और विक्रय से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। सामान्य व्यवहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ही पाए जाते हैं। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं। तो सामान्य व्यवहारिक जीवन में जो बाजार होते हैं वो कैसे बाजार होते हैं, वो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ही होते हैं। हमारे सामान्य व्यवहारिक जीवन में आसपास जो बाजार हमें लगते हैं, दिखाई देते हैं, वो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत ही आते हैं। एकाधिकार बाजार कौन से होते हैं, तो वह बाजार जिसमें वस्तु का विक्रेता एवं पूर्तिकर्ता एक ही होता है तथा क्रेता अनेक होते हैं। तो ऐसे बाजार जिसमें जो वस्तु के विक्रेता होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब एक होते हैं, और जो क्रेता जो खरीदने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे बाजार एकाधिकार बाजार कहलाते हैं। ऐसे बाजार जिसमें जो विक्रेता जो बेचने वाला होते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित होती है, वो एक ही होते हैं, लेकिन जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। खरीदने वाले जो उपभोक्ता होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो ऐसे बाजार एकाधिकार बाजार कहलाते हैं। क्रेता एवं विक्रेता में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव रहता है, क्योंकि क्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं और विक्रेता कम होते हैं। तो इनमें जो प्रतियोगिता का अभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित करके विक्रेता बेचता है, क्योंकि वहाँ पर जो बेचने वाले होते हैं उनकी संख्या कम होती है और ख़रीदने वालों की अधिक होती है। तो विक्रेता बहुत कम संख्या में होते हैं और क्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो वहाँ पर मांग बहुत अधिक होती है। इस वजह से जो विक्रेता होते हैं वो अपनी मन मर्जी से उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करके बेचते हैं तथा क्रेता विवश होकर वस्तुओं को खरीदता है, और जो क्रेता होते हैं उनको विवश होकर वस्तु को उसी मूल्य पर खरीदना होता है, क्योंकि वहाँ पर विक्रेताओं का जो प्रतियोगिता होती है उनका अभाव होता है। तो ऐसे बाजार एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आते हैं। आप समझते हैं विक्रय की मात्रा के अनुसार बाजार के प्रकार। तो विक्रय की मात्रा के अनुसार बाजार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोक बाजार और खुदरा बाजार। विक्रय की मात्रा के अनुसार जो बाजार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, थोक बाजार और खुदरा बाजार। तो थोक बाजार कौन से होते हैं, जब किसी बाजार में व्यापारी ही क्रय विक्रय का काम करते हैं। ऐसा बाजार जिसमें जो व्यापारी होता है वही खरीदते और बेचते हैं, तो तथा वस्तु में बहुत अधिक मात्रा में अर्थात थोक में बेची जाती हैं, और जो वस्तुएं बेची जाती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा जो होती हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। तो ऐसे बाजार थोक बाजार कहलाते हैं। तो थोक बाजार कौन से होते हैं, जब किसी बाजार में व्यापारी ही क्रय विक्रय का काम करते हैं और जो वस्तुएं होती हैं बहुत अधिक संख्या में एक साथ बेची व खरीदी जाती हैं। तो ऐसे जो बाजार होते हैं वो थोक बाजार कहलाते हैं। खुदरा बाजार कौन से होते हैं, तो ऐसे बाजार जहां पर वस्तुओं को क्रय और विक्रय करने के लिए बहुत अधिक संख्या में खरीदना और बेचना नहीं पड़ता, कम वस्तुओं को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो ऐसे बाजार खुदरा बाजार या फुटकर बाजार कहलाते हैं, जहां पर वस्तुओं को बहुत अधिक संख्या में एक साथ खरीदना व बेचा नहीं जाता है, बल्कि अलग अलग या थोड़ी मात्रा में खरीदा व बेचा जा सकता है। तो ऐसे बाजार खुदरा बाजार या जो फुटकर बाजार होते हैं वो ऐसे बाजार होते हैं। आप समझते हैं औचित्य वैधानिक आधार पर बाजार के प्रकार। तो औचित्य और वैधानिक आधार पर बाजार के कितने प्रकार होते हैं, तो बाजार को 2 प्रकारों में बांटा गया। औचित्य या वैधानिक आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा गया। पहला है खुला उचित बाजार, वैध बाजार। तो जो उचित और खुले बाजार होते हैं वो वैध बाजार होते हैं। दूसरे होते हैं चोर काला बाजार, अवैध बाजार। जो चोर बाजार होते हैं, काला बाजार होते हैं, वो अवैध बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाजार के प्रकार किसके अंतर्गत है, वैधानिक आधार पर बाजार के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, पहला है औचित्य या वैध बाजार, दूसरा है चोर बाजार या अवैध बाजार। तो वैध बाजार कौन से होते हैं, तो वैध मार्केट कौन से होते हैं, लीगल मार्केट जो होते हैं जब बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। ऐसे बाजार जिनमें वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो निर्धारित मूल्य पर किया जाता है, तो उसे खुला उचित वैध बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ऐसे बाजार जिन बाजारों पर सरकार का नियंत्रण होता है और उनका जो क्रय विक्रय का मूल्य होता है वो निर्धारित मूल्य पर ही वहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो ऐसे बाजार वैध बाजार या
उचित बाजार या खुला बाजार के अंतर्गत आते हैं। काला बाजार, चोर बाजार या अवैध बाजार कौन से होते हैं? जब किसी बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं तो उसे अनुचित या काला बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार जिसमें जो निर्धारित मूल्य होता है उस मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं और इन बाजारों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे बाजार क्या होते हैं? ऐसे बाजार अनुचित या काला बाजार कहलाते हैं। जिन वस्तुओं की मांग अधिक परंतु पूर्ति कम होती उन्हें काला बाजार कहते हैं। जिन बाजारों में वस्तुओं की मांग अधिक होती है लेकिन पूर्ति कम होती है और वहां पर जो मनमाने मूल्य है उन मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है, तो ऐसे बाजार अनुचित या काला बाजार कहलाते हैं। इन पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाजार के कुछ और टाइप्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंटर्स में आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बाजार के अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? हाट या पैठ बाजार भी होते हैं, सहकारी बाजार भी होते हैं, सेल बाजार होते हैं, हाथ या ठेले बाजार, फुटपाथ की दुकानें, विभागीय स्टोर, सुपर बाजार। तो ये बाजार कौन कौन से होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। सहकारी बाजार कौन से होते हैं? जब बाजार संचालन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा वस्तुएं उचित मूल्य पर खरीदी एवं बेची जाती हैं तब उसे सहकारी बाजार कहते हैं। तो ऐसे बाजार जिनका संचालन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और वहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वो उचित मूल्य पर खरीदी व बेची जाती हैं, तो ऐसे बाजार सहकारी बाजार कहलाते हैं। वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और उसी मूल्य पर जो वहाँ पर वस्तुएं हैं उनको बेचा व खरीदा जाता है। जैसे किराना सामान, पटाखे और रंग, वस्त्र, दवाइयाँ, ये बाजार कौन से होते हैं? ये बाजार सहकारी बाजार होते हैं क्योंकि इन बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनका निर्धारित मूल्य होता है, उसी मूल्य पर वो वस्तुएं वहाँ पर खरीदी और बेची जाती है। और इनका संचालन किसके द्वारा होता है? तो इनका संचालन सहकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अगले हैं सेल। तो सेल बाजार कौन से होते हैं? कई कंपनियां, फर्म, उद्योग अपने तैयार माल को बेचने के लिए सेल लगाते हैं। सेल बाजार कौन से होते हैं? जो कंपनियां होती हैं, उद्योग होते हैं, वो अपने तैयार माल को सैंपल के रूप में बेचने के लिए क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। सेल में उपभोक्ता को कई बार बाजार से कम दाम पर अच्छी एवं टिकाऊ वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। और ये सब किस लिए किया जाता है? तो ये सब जो कंपनियां और उद्योग होते हैं अपने जो उत्पादन, जो प्रोडक्ट है उनका प्रचार करने के लिए, उनको दिखाने के लिए करते हैं और सेल के रूप में लगाते हैं। और वहाँ पर कई बार क्या होता है? उपभोक्ताओं को पहले स्टार्टिंग में बहुत कम दाम पर वस्तुएं जो होती हैं वो उपलब्ध हो जाती है और वो वस्तुएं टिकाऊ भी होती हैं। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? सेल बाजार होते हैं। जिन्हें कौन लगाता है? तो कंपनियां या उद्योग अपने तैयार माल को बेचने के लिए लगाते हैं। हाट या पैठ बाजार कौन से होते हैं? हाट वह बाजार है जो सप्ताह, 15 दिन या माह में 1 या 2 बार किसी निश्चित दिन, स्थान एवं समय में लगाई जाती हैं। तो ऐसे बाजार जो सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में 1 बार या 2 बार किसी एक निश्चित स्थान पर व समय पर लगाए जाते हैं, तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? ऐसे बाजार हाट या पैठ बाजार कहलाते हैं। इनका समय, दिन और वह स्थान क्या होता है? निश्चित होता है और ये सप्ताह में 2 बार, 15 दिन में या माह में 1-2 बार लगते हैं। मेले एवं प्रदर्शनियाँ क्या होती हैं? तो गांव, कस्बों, शहरों, नगरों में नवीन आविष्कारों, अनुसंधान की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे बाजार जहाँ पर जो नवीन आविष्कार होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदर्शनी व मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे जो बाजार होते हैं वो प्रदर्शनी व मेले वाले बाजार कहलाते हैं, जहाँ पर जो नवीन अनुसंधान व आविष्कार होते हैं उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए इन बाजारों का संचालन किया जाता है। अगला है सुपर बाजार। तो सुपर बाजार कौन से होते हैं? बड़े बड़े नगरों, महानगरों में सुपर बाजार की स्थापना की जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित कीमत पर मिल जाती हैं। जो सुपर बाजार होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? जो बड़े बड़े नगर और महानगर होते हैं उनमें जो सुपर बाजार होते हैं वो लगते हैं और उनमें अच्छी गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत अधिक व उचित कीमत पर मिलती हैं। तो ऐसे बाजार कौन से होते हैं? सुपर बाजार कहलाते हैं। और ये कहाँ पर लगते हैं? तो ये बड़े बड़े नगरों और महानगरों में लगते हैं, सामान्य स्थानों पर इनका संचालन नहीं होता है। अगला है हाथ व ठेले बाजार, फुटपाथ की दुकानें, विभागीय स्टोर्स। तो विभागीय स्टोर्स कौन से होते हैं? इनमें एक स्थान पर सब प्रकार का सामान मिल जाता है। तो ऐसे स्टोर जिनमें एक ही स्थान पर सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं वो विभागीय स्टोर होते हैं। मतलब एक जो
स्टोर होता है उसमें कई सारे विभाग होते हैं और वहाँ पर अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार की सभी सामानें होती हैं, लेकिन वो स्टोर एक ही जगह बना होता है, लेकिन उसका जो विभाग होता है वो श्रेणियों में बटा होता है। तो वहाँ पर हर प्रकार की सामान एक ही विभाग में मिलती है। तो ऐसे स्टोर क्या होते हैं? विभागीय स्टोर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोगों ने पूरे मार्केट के टाइप्स पढ़ लिए। अगर मार्केट के टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा या मार्केट से आएगा, डेफिनेशन से आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बाजार के जितने भी टाइप्स थे और जिनके प्रकार के अंतर्गत थे, समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हो, बिक्री के आधार पर हो, किसी भी प्रकार के जो बाजार हो, सब हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा मार्केट से तो वो आपका छूटेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हर एग्जाम में आता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।